Yes, good morning students. Today we will read रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। आज हम पढ़ेंगे रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग के बारे में, जो कि हमारा ग्लोबल वर्ल्ड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड लेसन से लिया गया है। यह टॉपिक भी, और यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट भी, कि कैसे ग्लोबल हुए रिंडरपेस्ट की वजह से भी। इन अफ्रीका, ये बात है अफ्रीका की। In 1890s, the fast spreading disease of cattle plague or rinderpest has a terrifying impact on the people's livelihood and the local economy. अफ्रीका के अंदर 1890 में पहली बार रिंडरपेस्ट, जिसको हम पशु प्लेग के नाम से भी जानते हैं, जिस बीमारी को, इस बीमारी ने क्या किया, अफ्रीका के लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग यानी कि बहुत ज़्यादा डरा दिया, जिसकी वजह से लोगों की लिवलीहुड मतलब क्या होता है, आजीविका, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी पूरी तरह से टेरिफाइंग हो गई। रिंडरपेस्ट एक बीमारी है पशुओं की, उसकी वजह से लोग डर गए और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई और लोगों की आजीविका भी कम हो गई। कैसे हुई, अब वो पढ़ो। This is a good example of the widespread European imperial impact on colonized societies। और यह है ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैसे यूरोपियंस ने अन्य देशों को कॉलोनीज यानी कि अपना गुलाम कैसे बनाया, अन्य समाज को कैसे उन्होंने अपना गुलाम बनाया। It shows how this era of conquest, even a disease affecting cattle, reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relation with the rest of the world। यह दिखाता है, जो ये रिंडरपेस्ट की जो घटना हुई थी ना, यह हमें यह दिखाता है कि इन दिस era of conquest, इस विजय के युग में, ईरा होता है युग या समय, विजय के युग में, इवन ए डिजीज, एक बीमारी ने भी क्या कर दिया, अफेक्टिंग कर दिया, एक कैटल रिसेप्ट द लाइव्स, और कैटल्स की यानी कि पशुओं की लाइफ को भी क्या कर दिया, रिसेप कर दिया, यानी कि कम कर दिया, एंड फॉर्चून ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और हजारों लोगों के भाग्य को, इस बीमारी ने हजारों लोगों के भाग्य को और पशुओं की संख्या को क्या कर दिया, रिसेप कर दिया, एंड देयर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उनका, इस बीमारी ने ही उन लोगों का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, बाकी संसार से रिलेशन बनाया। कैसे बनाया, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। देखो इतिहास में तो ये था कि हमने इतिहास से पढ़ा है और आज भी है, अफ्रीका की जो लैंड है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, अबंडेंट है वहाँ पे, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो काफ़ी कम है। पॉपुलेशन कम है, एरिया काफ़ी बड़ा है अफ्रीका का, जितनी जगह है उसके कंपेयर में वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। एंड 4 सेंचुरीज, और कई शताब्दियों से, लैंड एंड लिव स्टॉक सस्टेन अफ्रीकन लिवलीहुड्स एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर ए वेज। और वहाँ पर सैकड़ों सालों से क्या हो रहा था, वहाँ पे भूमि थी, जो उनके पास ज़मीनें थी, और जो उनके पास लिव स्टॉक यानी कि जो पशु थे, वो पशु और वो भूमि, वो उनकी लाइफ को सस्टेन कर रहे थे, यानी कि उसके ऊपर ही आश्रित थे। जैसे अब भी हम भी तो ज़्यादातर मोस्टली गांव वाले लोग ज़्यादातर आश्रित किस चीज़ पे होते हैं, कृषि के ऊपर। ऐसे ही वो भी कृषि और पशुओं के ऊपर थे, होते हैं ना गाँव में लोग ज़्यादातर। एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर वेजेज, और वो लोग है ना बहुत ही मुश्किल से मजदूरी करते थे, समझे। गांव के लोग होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती हैं, मान लो 4-5 किले या 2 भी होते हैं, 3-4 भी होते हैं, जिसके पास काम चल जाता है, और जिसके पास लिव स्टॉक यानी कि पशु भी हैं, तो वो मुश्किल से मजदूरी पे काम करने जाता है। आप देख लेना, मजदूरी पे काम करने वो जाता है ज़्यादातर जिसकी आजीविका ही नहीं चल रही, जिसकी घर ही नहीं चल रहा अच्छे से, है ना, वही तो जाते हैं मजदूरी पे। वरना मजदूर बन के कौन खुश है, कोई है मजदूर बन के खुश। अब अफ्रीका के लोगों के पास उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, उनके खाने की भी और उनके पशुओं से और उनके
भूमि से हो रही थी। तो क्या हुआ वहाँ पे, इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजेस कुड बाय। और वहाँ अफ्रीका में क्या थे, वहाँ पे कुछ ही ऐसी चीज़ें थी, कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो खाने वाली चीज़ें थी जिनको वो खरीद सकते थे। अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजेस कुड बाय, यानी कि कुछ ही ऐसी चीज़ें थी जिससे कि पैसे से खरीद सके। वेजेस से मतलब पैसे से खरीद सके। मतलब देखो पहले अपने यहाँ पे भी तो इकोनॉमी थी ना, जब से मनी से पहले जो मनी एंड क्रेडिट वाला लेसन पढ़ा था आपने, उसमें यही तो था कि जब तक मुद्रा का उपयोग स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले लोग कैसे रहते थे, गांव में रहते थे। कैसी थी इकोनॉमी, कृषि आधारित थी। वहाँ पे कोई काम करता था, अनाज पैदा करता था, अनाज वाला अनाज रखता है, वो क्या करते हैं, उसको कोई भी चीज़ खरीदनी होती, जैसे उसे जूते खरीदने होते थे उसको दे देता था और वो उससे ले लेता था। ऐसे कि उसी को अनाज वाले को मान लो किसी के से अपनी सेविंग वगैरह करानी होती थी, हेयर कट वगैरह कराने होते थे, वो ऐसे एक्सचेंज करते थे। गांव की अर्थव्यवस्था आज भी है ना, गांव में एक दूसरे पे निर्भर थे, है अब भी। और अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, मतलब सब लोग है ना संतुष्ट थे अपने आप से। मुश्किल से ऐसी कोई चीज़ थी जिसको पैसों से खरीदते थे। आज तो मनी बेस्ड होगी सारी की सारी इकोनॉमी अपने यहाँ पे भी, लेकिन उस टाइम तक ऐसा था। आपने सुना भी होगा आज से 50-60 साल पहले अपने यहाँ पे भी गांव में भी यही होता था कि भाई जो गेहूं दे के मजदूरी कराते थे, गेहूं दे के ही मान लो किसी ने बाल वगैरह कटवाने होते थे वो कराते थे, गेहूं दे के ही बाकी काम कराते थे, ऐसा होता था, है ना, किसान ऐसे ही कराते थे। इफ़ यू हैड बीन एन African possessing land and livestock, and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wages। यदि आप भी अफ्रीकन होते और आपके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन होती और पशु होते तो आप मुश्किल से ही काम करने जाते थे। वो आपने देख लिया होगा गांव में भी, जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, पशु है, चाहे उसके पास कोई भी नौकरी नहीं कर रहा, वो बिल्कुल नहीं जाता कोई काम करने के लिए, है ना, इवन नौकरी तक भी नहीं करते, मजदूरी तो दूर की बात है। तो ऐसा ही अफ्रीकन कर रहे थे वहाँ पे। इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका, लेकिन 19वीं सदी के अंत में जो ये यूरोपियन थे ना, ये अब अफ्रीका की तरफ भी अट्रैक्टेड हो गए, आकर्षित हो गए। जैसे वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हुए थे, इसकी तरफ भी वो अट्रैक्ट हो गए, इस कॉन्टिनेंट की तरफ। एशिया, अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था, इन चारों महाद्वीपों की तरफ तो वो अट्रैक्ट हो गए थे यूरोपियंस। अब उन्होंने देखा अफ्रीका की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए। क्यों हो गए? ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन काफ़ी बड़ी थी और उस ज़मीन के अंदर बहुत मात्रा में संसाधन थे और वहाँ पे मिनरल्स थे, यानी कि ऐसे ऐसी चीज़ें थे मिनरल्स, जैसे कि पेट्रोलियम था, वहाँ पे कोयल था, सैंड था, रेत सीमेंट वगैरह बनती थी वहाँ से। तो उन लोगों को लगा कि भाई ये भी फ़ायदे का सौदा है, ये एरिया भी काफ़ी फ़ायदे का है। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो यूरोपियन वहाँ अफ्रीका में आ गए, यहाँ क्या करने के लिए कि यहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन यानी कि चाय वगैरह लगाएंगे, कॉफ़ी वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे उनके खेती करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पे माइनिंग भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कोयला, ऑयल ये भी मिल रहा है, तो वो भी निकाल लेंगे यहाँ से, फ़ायदे का काम होगा। और उनको हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ पे? अपने यूरोप में, ठीक है। बट देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। लेकिन उनके पास सामने एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी। और क्या प्रॉब्लम थी? कि जो मजदूर है ना वहाँ पे, यानी कि जो अफ्रीकन है, अफ्रीकन काम करने के इच्छुक नहीं है, उनको काम की ज़रूरत ही नहीं, उनको तो मजदूर चाहिए थे ना वहाँ पे, लेकिन वो काम करने के इच्छुक नहीं है। अब होगी प्रॉब्लम उनके साथ, यूरोपियंस के साथ। तो उन्होंने क्या किया? एम्प्लॉयर यूज मैनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। एम्प्लॉयर्स ने क्या किया, यानी कि मालिकों ने, जो यूरोपियन मालिक थे, उन्होंने बहुत सी तरकीबें लगाई कि उनको रिक्रूट करने के लिए, यानी कि लगाने के लिए हैवी टैक्सेस वर इम्पोज,
उनके ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगाए, विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस, जिससे कि टैक्स ज़्यादा कर दिया, ज़मीन के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए। अब उस टैक्स को देने के लिए ताकि वो काम करने लग जाए, मजदूरी करने लग जाए हमारे माइंस में, हमारे प्लांटेशन में। इनहेरिटेंस लॉ वर चेंज सो दैट, और उन्होंने क्या किया वहाँ पे, इनहेरिटेंस लॉ, यानी कि इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है, पिताजी की जो ज़मीन है वो फिर आगे उसके बेटों के पास जाएगी। तो ये भी उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे, किसानों के जो वो बदल दिए। एंड डिस्प्लेस फ्रॉम लैंड, और उनको है ना ज़मीनों से वंचित कर दिया। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड, और उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि परिवार में यदि 5 लड़के हैं किसी एक व्यक्ति के पास, तो केवल उसमें से एक लड़के को ही ज़मीन मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। ऐसे कानून उन्होंने बदल दिए वहाँ पे यूरोपियंस ने अफ्रीका में। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर वर पेरिश इनटू लेबर मार्केट, जिसका परिणाम यह, जो बच्चे बच गए, जो 5 लड़के बच गए किसी एक व्यक्ति के, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जाके मजदूरी करेंगे, और मजदूरी में ही वो नष्ट हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। माइन वर्कर्स वर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली, और ऐसे माइन वर्कर थे, उनको है ना कंपाउंड में, यानी कि ब्याज में, उनके अंदर जहाँ पे वो काम कराते थे ना, वहाँ पे उनको कैद कर लेते थे, वहाँ से जाने नहीं देते थे, मजदूरों को वहीं पे रखते थे कि भाई आपको यहीं पे रहना है, ठीक है। देन केम रिंडरपेस्ट, कि ताकि वो फ्रीली नहीं जा सके। ये तो तरीके हो गए उनकी ज़मीनें छीनने के, अभी भी उनका काम नहीं चला, तो फिर उन्होंने क्या किया, देन केम रिंडरपेस्ट ए डेवास्टेटिंग कैटल डिजीज, और फिर उसी टाइम पे एक रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी आई जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी थी कैटल्स के लिए, पशुओं के लिए। क्या थी वो, रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880, 1880 में अफ्रीका महाद्वीप पे ये बीमारी आई। इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर इन्वेडिंग इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। यह कैसे आई, रिंडरपेस्ट की बीमारी कैसे आई, इट इज़ कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल, यानी कि जो इन्फेक्टेड यानी कि संक्रमित जो पशु थे, जिनको इंपोर्ट किया था कहाँ से, फ्रॉम ब्रिटिश एशिया, यानी कि ब्रिटिश एशिया, जहाँ जिस एशिया में, जिस कंट्री में ब्रिटेन का शासन था उस टाइम पे, तो वहाँ से इन्फेक्टेड पशुओं को वहाँ ले आए, कहाँ पे, एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर इन्वेडिंग इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। उस टाइम पे जो इरिट्रिया कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट साइड में अफ्रीका में इरिट्रिया नाम की जगह कंट्री है, तो वहाँ पे इटालियन सोल्जर क्या कर रहे थे, इन्वेड करने के लिए, अटैक करने के लिए आ रहे थे वहाँ पे। तो उसी टाइम पे ब्रिटिश एशिया की तरफ से रिंडरपेस्ट नाम का जो वायरस था पशुओं के अंदर, वो उनके खाने के लिए, क्योंकि वो मीट वगैरह खाते थे ना, तो वो उनके पास वहाँ पे पहुँचाया गया, ठीक है। एंड एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपेस्ट मूव वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर, और उसी तरह ईस्ट अफ्रीका में वो आया, वो इन्फेक्टेड पशु आया इटालियन सोल्जर के पास, इटालियन सोल्जर ने मीट का ईटिंग किया वो ना, तो वहाँ से वो वायरस, वो पशुओं से, क्योंकि पशुओं का पलायन होता था पहले, तब तक तो, क्योंकि तब तक ये जो रेफ्रिजरेटर वाली टेक्निक नहीं चली थी, तो पशु ही आते थे। अब पशु इन्फेक्टेड है, तो उसका वायरस वहाँ पे बड़ी तेज़ी से ईस्ट अफ्रीका से लेके उधर वेस्ट अफ्रीका तक बड़ी तेज़ी से ऐसे फैल गया जैसे जंगल में आग फैलती है बड़ी तेज़ी से। एंड रीचिंग अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट इन 1892, और 1892 तक, देखो ईस्ट की तरफ जहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से लेके वो चली रिंडरपेस्ट की बीमारी, और उधर अटलांटिक ओशन जो अफ्रीका के वेस्ट में है, वहाँ उसके कोस्ट तक फैल गई वो बीमारी रिंडरपेस्ट की। देखो कितनी ज़बरदस्त बीमारी थी ये। और 1892 तक कुछ ही सालों में देख लो कितनी ज़बरदस्त गई है। एंड इट रीच द केप अफ्रीका सदर्न मोस्ट टिप 5 years लेटर, और उसके बाद ये 5 सालों के बाद जो अफ्रीका का केप नाम की जो जगह है
अफ्रीका सदर्न मोस्ट टिप, जो कि अफ्रीका का साउथ का सबसे निचला हिस्सा है अफ्रीकन महाद्वीप का, तो वहाँ पे 5 साल बाद वहाँ पे पहुँच गए। अलोंग द वे रिंडरपेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल, और जिसका परिणाम यह हुआ कि रिंडरपेस्ट इस डिजीज ने 90% अफ्रीका के पशुओं को किलिंग कर दी, मार डाला। अब 90% काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है, 100 में से सिर्फ 10 ही पशु ऐसे बचे। और अफ्रीका के लोगों की लिवलीहुड किसके ऊपर डिपेंड थी? मेनली कैटल्स के ऊपर, है ना। अब कैटल मर गए 90%, तो फिर क्या होगा? गरीबी आएगी लोगों के अंदर, क्योंकि देखो उनका काम किससे चल रहा था? या तो चल रहा था खेती से और साथ ही साथ में पशु से, है ना। तो अब वो दोनों ही खत्म हो गए इनके काम। खेती के थे, उन्होंने इनहेरिटेंस लॉ वगैरह चेंज कर दिया ना, और यहाँ पे पशुओं के ऊपर डिपेंड थे, तो पशुओं का ये कर दिया इन्होंने काम। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय अफ्रीकन लिवलीहुड्स, अब पशुओं के खोने से क्या हुआ? अफ्रीका की जो आजीविका थी वो भी खत्म होगी। प्लांटर्स, माइंस ओनर एंड colonial government now successfully monopolize what scarce cattle resource remain to strengthen their power and to force African into the labor market। अब प्लांटर्स थे, जो माइन ओनर्स थे, जो मालिक थे वहाँ फैक्ट्रियों के, उन्होंने क्या कर दिया? सक्सेसफुली वहाँ पे क्या किया? मोनोपोलाइज कर दिया उनको, यानी कि एकाधिकार हो गया। अब वो उन लोगों को मजदूरी पे रखने लगे, अपने हिसाब से मजदूरी देते थे उनको। कंट्रोल ओवर द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ द कैटल इनेबल यूरोपियन कॉलोनाइज टू कॉन्कर द सबड्यू अफ्रीका, और जो बचे हुए जो पशु थे ना, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, जो 10% थे। अब उनके ऊपर कंट्रोल होने के बाद फिर क्या हुआ? वहाँ पे जो अफ्रीकन थे उनके ऊपर आसानी से वो विजय पा गए। किसकी वजह से? फाइनेंशियली। अब पैसा उनके पास है, पशु उनके पास है, उनके पास अफ्रीकन के पास कुछ नहीं है। अब वो मजबूरी से उनके गुलाम बन रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं, उनके खेतों में, माइंस में काम कर रहे हैं। सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड, और ऐसा ही वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट हुई थी ना, जो वेस्ट की तरफ, तो ऐसा ही सेम जैसे यहाँ अफ्रीका में किया था ना, ऐसा ही सेम उन्होंने यहाँ पे किया था। इंडिया में भी ऐसे किया था, वहाँ पे भी बड़े दिमाग से कर रहे थे। ऐसे ही शासन नहीं किया जाता किसी के ऊपर। और ये देख लो क्या क्या तरकीबें थी वहाँ। अमेरिका में क्या किया था उन्होंने? स्मॉल पॉक्स का वायरस, यहाँ पे रिंडरपेस्ट वायरस यहाँ पे वो फैला दिया, और लोग, ये उनकी चालें थी। एक्चुअल में इन्फेक्टेड कैटल को वहाँ लाना भी उनका मोटिव था यहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीका था इनका। उसके बाद फिर क्या हुआ? इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर्ड होता है बंधुआ मजदूर, जो बंध जाता है, जिसके पैसे पहले चले जाते हैं, वो मजदूर बंध जाता है, वो कहीं नहीं जा सकता। इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर का माइग्रेशन कैसे किया यूरोपियंस ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। जो इंडेंजर्ड लेबर है, इंडेंचर्ड का मतलब बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का जो एग्जाम्पल है, उनका माइग्रेशन यानी कि उनका पलायन कैसे हुआ इंडिया से, वो भी 19th सेंचुरी की ही एक घटना है। जो हम पढ़ रहे हैं ना कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बना, उसी की यह भी एक घटना है। इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ द फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द ग्रेट मिजरी। यह ऐसा संसार था कि जिस टाइम पे संसार बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा था, और साथ ही साथ में बहुत सारे कष्ट भी आ रहे थे लोगों के लिए। क्या आ रहे थे? हायर इनकम फॉर सम, कुछ लोगों के लिए तो मजदूरी ज़्यादा हो रही थी, पॉवर्टी फॉर अदर्स, वहीं दूसरों के लिए गरीबी बढ़ रही थी। टेक्नोलॉजिकली एडवांसेज इन सम एरियाज, कुछ एरिया तो टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे थे। एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोरिजन इन द वर्ल्ड, और संसार में एक क्या हो रहा था? कोरिजन हो रहा था, नहीं एक दूसरे का बिखराव हो रहा था, टकराव हो रहा था वहाँ पे, है ना। अब आप देखोगे यूरोप कितना ज़्यादा आगे चला गया, और ये एशिया अफ्रीका वो आज भी बहुत पीछे है उनके कंपेयर में। तो ये 19th सेंचुरी में ही हुआ था ये। In the 19th century, hundred of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantation in mines and in road and railways construction project around the world. संसार में जितने भी प्रोजेक्ट चलाए, जब यूरोपियन ने जगह जगह पे जाके जो भी नए काम शुरू किए,
तो वहाँ पे वो क्या करते, चाइनीज़ और इंडियंस लेबर्स को, उन मजदूरों को यहाँ से लेके जाते वहाँ पे काम पे लगा देते थे। एंड इन इंडिया इंडेंजर्ड लेबरर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद प्रॉमिस्ड रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्क 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। इंडिया में क्या कर रहे थे, वो बंधुआ मजदूरों को क्या कर लेते, हायर कर लेते थे, खरीद लेते थे अंडर कॉन्ट्रैक्ट, एक ठेका कर देते थे 5 साल का कि भाई 5 साल तक हम इसको है ना वहाँ पे काम पे लेके जा रहे हैं, फिर 5 साल के बाद हम आपको लौटा देंगे। उसके पैसे दे देते थे, गांव का कोई मुखिया होता था ना उसको दे देता था, जो कोई भी आता था ना यूरोपियन, कि हमें ऐसे ऐसे इतने मजदूर चाहिए। जैसे अपने अब यहाँ नहीं हो रहा है क्या, जैसे हरियाणा पंजाब वाले वहाँ चले जाते हैं, बिहार में झारखंड में, कि हमें इतने मजदूर चाहिए, उसको लेके आ गए वहाँ से और उसके पैसे वहाँ पे दे दिए कि भाई उसके बाद 5 साल के बाद चले जाना, इतने साल का एग्रीमेंट है। तो ऐसा ही वो कर रहे थे 5 years का, कि वो हमारे प्लांटेशन में काम करेगा। मोस्ट इंडियन इंडेंजर्ड वर्कर केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और ज़्यादातर इंडियंस है ना इस एरिया से जाते थे, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया में जैसे हम आते हैं हरियाणा पंजाब, ये भी आता है। वैसे हरियाणा पंजाब के फिर भी कम थे, ये राजस्थान हो गया, MP हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा जाते थे, क्योंकि यहाँ इस एरिया में कृषि इतनी अच्छी नहीं होती है ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जाते थे। एंड इन द मिड 19th century दीज रीजन्स एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस। और वहीं 19th century के मध्य में इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। क्या हुए, कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइंड, जो लघु कुटीर उद्योग थे, यानी कि जो गांव के लोगों के द्वारा जो बनाई गई फैक्ट्रियां थी वो क्या हो गई थी, वो खत्म हो गई थी, वो उद्योग धंधे तो खत्म करा दिए थे अंग्रेजों ने। एंड लैंड रेंट्स रोज, और जमीनों के जो लगान थे यानी कि जो टैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। लैंड वर्क क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन, और ज़मीनें वहाँ पे क्लियर कर दी, किसके लिए, माइंस के लिए, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए। ऑल दीज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर, और इससे गरीबों की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, प्रभावित होगी। पहले तो उन गरीबों को गाँव के अंदर ही काम मिल जाता था, गाँव में कोई भी उद्योग होता था वहाँ काम मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा। दे फेल टू पे देयर रेंट्स, अब वो अपने किराए को देने में भी फेल हो गए। बिकेम डीपली इंडेप्टेड, और वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, यानी कि ऋणी हो गए, पैसे देने ज़्यादा पड़ गए उनको। एंड वर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, अब उनको मजबूरी में ज़बरदस्ती काम की तलाश में जाना पड़ा। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ द इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेट वर द कैरेबियन आइलैंड्स, और भारतीय जो बंधुआ मजदूर थे उनका जो मेन डेस्टिनेशन था वो था कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड्स जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है ना, वहाँ पे पहुँच गए, जो जिसमें मेनली आते हैं त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ये कुछ कंट्री है, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखोगे ना, अमेरिका के नीचे एक तो नॉर्थ अमेरिका ऊपर, नीचे साउथ अमेरिका, तो उसके कोस्टल एरिया में देखोगे, वहाँ पे मैप में देखना, वर्ल्ड मैप में वहीं पे मिलेंगे ये त्रिनिदाद, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना भी है वहाँ पे। एक गुयाना कंट्री अलग है और फ्रेंच गुयाना अलग है, दोनों साथ में है। फ्रेंच गुयाना का तो किसका शासन है, फ्रांस का है, और गुयाना का उनका खुद का है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे इंडियंस। मॉरिशस एंड फिजी, मॉरिशस तो यहाँ पे है, ये जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन एशियन कॉन्टिनेंट, और इधर अफ्रीका है, अफ्रीका, और वो अफ्रीका में लगता है और एशिया में भी लगता है, बीच में ये आइलैंड ही है ये भी, मॉरिशस में तो बहुत ज़्यादा मूवी वगैरह बनती है, आपने देखा होगा। फिजी तो ये उधर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। क्लोजर होम्स तमिलनाडु माइग्रेंट्स वेंट टू साइलोन, और वहीं तमिलनाडु के जो वर्कर्स थे वो साइलोन यानी कि श्रीलंका की तरफ चले गए काम की तलाश में। एंड मलाया, और मलाया की तरफ। इंडेंजर्ड वर्कर वर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम, और इसी प्रकार से जो बंधुआ मजदूर थे उनको हायर किया गया वहाँ पे टी प्लांटेशन यानी कि चाय के बागान थे असम में, वहाँ पे भी ले जाया गया उनको, ठीक है। रिक्रूटमेंट वाज डन बाय
एजेंट इंगेज बाय द एम्प्लॉयर्स एंड पे टू स्मॉल कमीशन। और यहाँ इनकी रिक्रूटमेंट है ना, वो बीच में कुछ बिचौली होते थे एजेंट, उनके द्वारा की जाती थी। वो एम्प्लॉयर से बात कर लेता था कि मैं इस गांव के मजदूरों को ले आऊँगा, आपने मेरे को इतने पैसे देने। प्रधान बन जाता था कोई बीच में एजेंट, है ना, तो वो गरीबों को वहाँ पे लेके जाता और बीच में कमीशन ले लेता था वो। मैनी माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी एंड ऑपरेशन इन देयर होम विलेज। कुछ तो माइग्रेंट्स तैयार हो गए कि भाई हम यहाँ भी भूखे मर रहे हैं तो वहाँ कम से कम अच्छा सा तो मिल ही जाएगा हमें काम, यहाँ भी तो गरीबी में जी रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। Agents also tempted the prospective migrants by providing false information about final destination, mode of travel, nature of the work and living and working conditions। और उनको यह भी बताया जाता था, एजेंट उनको यह बताते थे कि आपको इतना अच्छा जगह मिलेगी, आप इतने अच्छे से वहाँ पे रहना सहना होगा, इतनी सुविधाएं मिलेंगी। उनको ऐसे बहका देते थे कि आपको इतना बढ़िया वो मिलेगा, वहाँ का माहौल अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क ऑन ए लॉन्ग सी वॉयज। कई बार था ना, मजदूरों को यह भी नहीं बताया जाता था कि तुम इतनी बड़ी लंबी यात्रा पे जाओगे, मतलब उनको बहका देते थे वो कमीशन वाले। आप अभी समटाइम एजेंट्स इवन फोर्सिबली अब्डक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स। और कई बार तो क्या करते थे, जो नहीं जाने का इच्छुक होता था ना माइग्रेंट्स मजदूर, उसको वो उठा लेते थे, उठवा देते थे गुंडों से कि भाई इसको उठा के उसमें पैक कर दो शिप में, और वहाँ पहुँच के अपने आप करेगा काम, ये जब भूखा मरेगा। 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड हैज बीन डिस्क्राइब एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। और इसको बोलते थे कि यह स्लेवरी कहने की दास्ता का एक नया सिस्टम था। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन लेबरर फाउंड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन। और वहाँ पहुँचने के बाद लेबरर को वहाँ देखते, जिस आशा में वो जाते थे वहाँ की इमेज ही कुछ और होती थी। ठीक है, आजकल अब भी यही हो रहा है, जो हमारे विदेशों में जाने के लिए कमीशन एजेंट बताते ना कि भाई तुम्हें ऐसी जॉब मिल जाएगी, तुम्हारे लिए मेरा बंदा है वहाँ पे, तो बहुतों के साथ ऐसा ही होता है, 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और ऐसे ही उस टाइम पे होता था। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हार्श एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स। वहाँ पे उनकी रहने की और काम करने की कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा हार्श होती थी, बहुत ज़्यादा बुरी होती थी, और उनके लीगल राइट्स भी बहुत कम होते थे। आज के टाइम में भी यही है, कुछ बोल देते ना कि भाई मैं तेरा विदेश में काम कराऊंगा, विदेश में तेरे को जॉब दिलाऊंगा, ऐसे होगा, वहाँ पे मजदूरी कर ले, इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब वहाँ जाके देखते हैं ना तो रियलिटी कुछ और ही होती है। वहाँ पे इतनी हार्श कंडीशन में काम करना पड़ता है। 90% आज भी ऐसे ही वहाँ पे इंडियंस अब जो जाते हैं काम के लिए, अब भी ऐसे ही हालत है। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा था इंडेंजर्ड लेबर्स के साथ। ठीक है, चलो आज यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे।